Taxability of offshore funds, pre-amendment provisions. Now, before discussing provision, let us understand कि हम किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं। एक फंड क्या होता है? ये अलग अलग पर्सन से पैसे कलेक्ट करता है एंड देन once they collect this money they invest into various securities which could be shares, debentures or anything else, right? जो फंड के चार्टर के हिसाब से, उसके गाइडलाइंस के हिसाब से होता है। अब एक बार ये पैसा कलेक्ट हो गया, उसको इन्वेस्ट करने के लिए दे नीड समवन हु मैनेजेस इट। अगर ये मैनेजमेंट किसी फंड मैनेजर से होता है जो इंडिया में है, अब इंडिया में भी बहुत सारे फाइनेंशियल मार्केट्स के काफ़ी ऐसे लोग हैं हु कैन मैनेज मनी, हु नोज अबाउट ग्लोबल मार्केट एंड इन्वेस्ट द मनी इनटू वेरियस कंट्रीज। So what this fund manager does is he manages the investment received here and इस फंड का पैसा जब ओवरसीज इन्वेस्टमेंट्स में जाता है तो वो मैनेज करता है कि किस चीज़ में इन्वेस्ट करना है, किस कंट्री में करना है, कितना करना है। नाउ इफ़ यू रिमेंबर, इनकम टैक्स एक्ट में अगर बिजनेस कनेक्शन होता है तो इनकम टैक्सेबल हो जाती है इंडिया में, सेक्शन 9(1). सिमिलरली ट्रीटी में अगर परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट होती है तो टैक्सेशन हो जाता है इंडिया में, अगर इंडिया में पीई है तो। अगर एक ऑफशोर फंड्स का पैसा इंडिया से मैनेज हो रहा है तो ये फंड मैनेजर जो है ही मे अमाउंट टू अ बिजनेस कनेक्शन और अ पीई डिपेंडिंग ऑन द ट्रीटी बिटवीन दीज टू कंट्रीज। और इस वजह से इस ऑफशोर फंड की जो इनकम है इन शेयर्स, डिबेंचर्स वगैरह में इन्वेस्ट करने के बाद जो गेन हुआ, उससे वो इंडिया में टैक्स होने का रिस्क हो जाता है। बट अगर आप देखें, देयर आर मेनी कंट्रीज इन द वर्ल्ड लाइक सिंगापुर, हांगकॉन्ग एंड अदर्स, जहाँ पर बहुत ही डेवलप्ड मार्केट है और वहाँ फंड्स भी हैं और फंड मैनेजर्स भी हैं, क्योंकि वहाँ पर एक प्रेफरेंशियल रिजीम है जिसके वजह से ये इनकम पे टैक्स नहीं लगता। इंडिया की कंपेटिटिवनेस बढ़ाने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया, उन्होंने भी एक स्पेशल टैक्स रिजीम बनाया जिसमें सिर्फ इसलिए कि कोई पर्सन इंडिया से ये फंड्स मैनेज कर रहा है, इसकी टैक्सेबिलिटी इंडिया में नहीं होगी। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो ये स्पेशल रिजीम था, इसके आने से पहले टैक्स पोजीशन क्या थी। द erstwhile और existing provisions which were there before the amendments were made. Presence of a fund manager in India may constitute a business connection in India even though the fund manager may be an independent person। मतलब independent person से मतलब से क्या है, इवन अगर मान लीजिए इस पर्सन का इसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं था, नो इन्वेस्टमेंट इन फंड, इवन देन दिस कुड हैव बीन ट्रीटेड एज अ बिजनेस कनेक्शन। सेकेंडली, फंड मैनेजर्स लोकेटेड इन इंडिया, जो इंडिया में थे बट अंडरटेकिंग फंड मैनेजमेंट एक्टिविटी of overseas investment for an offshore fund may have caused the profit on such investment to be liable to tax in India। मतलब सिर्फ इसलिए कि ये फंड मैनेजर यहाँ पर इंडिया में है, इस इनकम के ऊपर इंडिया पे टैक्स लग सकता था। So location of fund manager in India under the new provision which has been amended post amendment section 9A, the location of fund manager in India will not result into a business connection for the offshore fund and offshore fund will not be deemed as a resident in India। मतलब सिर्फ इसलिए कि ऑफशोर फंड का मैनेजमेंट एक फंड मैनेजर के थ्रू हो रहा है, आप ये नहीं कह सकते कि उसमें प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इंडिया में है और इसलिए ये इंडिया का रेजिडेंट बन गया। Now let us look at the provision, the relevant provisions. To facilitate the location of fund managers of offshore funds in India, Section 9A was inserted to provide no business connection for offshore fund due to location of fund manager in India। Section 9A subsection 1 सिर्फ इसलिए कि इस ऑफशोर फंड का फंड मैनेजर इंडिया में है, इसके वजह से कोई बिजनेस कनेक्शन नहीं माना जाएगा इस फंड का। अगर बिजनेस कनेक्शन नहीं है तो इनकम टैक्स एक्ट में फिर टैक्सेबिलिटी
नहीं होगी। द फंड मैनेजमेंट एक्टिविटी कैरिड आउट थ्रू एन एलिजिबल फंड मैनेजर। अब एलिजिबल फंड मैनेजर का मतलब क्या है वो हम डिस्कस करेंगे अभी। एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ एन एलिजिबल इन्वेस्टमेंट फंड। हर फंड को ये फैसिलिटी या ये बेनिफिशियल टैक्स ट्रीटमेंट नहीं है, सिर्फ एक एलिजिबल फंड को ये ट्रीटमेंट मिलेगा। वो क्या होते हैं दैट ऑल्सो वी विल सी। शैल नॉट कॉन्स्टिट्यूट बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया ऑफ द सेट फंड। इस फंड का इंडिया में बिजनेस कनेक्शन नहीं होगा, सिर्फ इस वजह से कि एक फंड मैनेजर इंडिया में प्रोवाइडेड ये एक एलिजिबल फंड मैनेजर हो और ये जो फंड है ये एलिजिबल इन्वेस्टमेंट फंड हो। ऑफशोर फंड not to be deemed as a resident in India due to the location of fund manager in India. Section 9A, subsection 2. Income of the fund from investment outside India would not be taxable in India. अब जो exemption है वो किस चीज़ की है? इन्वेस्टमेंट आउटसाइड इंडिया की, ओवरसीज इन्वेस्टमेंट्स की। अगर मान लीजिए इस फंड की इंडियन कंपनीज में भी इन्वेस्टमेंट है, उसके लिए एग्जेम्पशन नहीं है। एग्जेम्पशन सिर्फ उस इन्वेस्टमेंट के लिए है जो इस पर्सन ने मैनेज की इस फंड के लिए जो इंडिया के बाहर है। solely on the basis that the fund management activity in respect of such investments has been undertaken through a fund manager located in India. सिर्फ इस वजह से कि इस ऑफशोर फंड का जो इन्वेस्टमेंट है, जो फंड मैनेजमेंट एक्टिविटी है वो इंडिया में हुई है थ्रू दिस फंड मैनेजर, इट विल नॉट बी ट्रीटेड कि ये जो ऑफशोर फंड है ये इंडिया का रेजिडेंट है। नो, ही विल नॉट बी ट्रीटेड एज अ रेजिडेंट जस्ट बिकॉज ऑफ दिस फैक्टर। हाँ, अगर और कोई फैक्टर है जिसकी वजह से रेजिडेंट क्वालिफाई करता है दैट्स अ सेपरेट मैटर, बट सिर्फ इसलिए कि एक पर्सन यहाँ पर बैठ के इनका फंड मैनेज कर रहा है, इस बेसिस पे ये ऑफशोर फंड जो है रेजिडेंट नहीं होगा, ये नॉन रेजिडेंट ही रहेगा। Now, what is an eligible investment fund? An eligible investment fund means a fund established or incorporated or registered outside India. ये फंड या तो बाहर बना हो, बाहर का इसका इनकॉर्पोरेशन हो, या फिर या ये रजिस्टर बाहर हुआ हो, which collects funds from its members for investing it for their benefit. जैसा मैंने आपसे कहा था ये अलग अलग मेंबर से फंड्स कलेक्ट करता है और इसका एक पूल बना लेता है and fulfills certain conditions. पहली चीज तो है कलेक्शन ऑफ फंड, ठीक है, और दूसरी चीज क्या है कि ये जो इन्वेस्ट कर रहा है इसमें कुछ और कंडीशंस हैं जो इसको सेटिस्फाई करनी होंगी। वो क्या कंडीशंस हैं? लेट्स सी। द फंड शुड नॉट बी अ पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया, दैट इज द फंड शुड बी नॉन रेजिडेंट एज पर सेक्शन 6। अगर फंड मान लीजिए एक कंपनी है तो इस कंपनी को अगर हम सेक्शन 6 अप्लाई करेंगे तो दे शुड क्वालिफाई एज अ नॉन रेजिडेंट। लाइक आई सेड, सिर्फ फंड मैनेजर इंडिया में है, इसके वजह से इसका प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इंडिया में नहीं होगा या इसको रेजिडेंट ट्रीट हम नहीं करेंगे, ओनली बिकॉज ऑफ दैट फैक्टर। बट हाँ, अगर बाकी सब फैक्टर्स भी वही हैं जिनकी वजह से ये रेजिडेंट क्वालिफाई करता है तब ये बेनिफिट इसको नहीं मिलेगा। द फंड शुड बी अ रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री विद विच इंडिया हैज एंटर्ड इनटू अ DTAA। सो लेट्स से अगर ये कोई फंड सिंगापुर में बेस्ड है, क्योंकि सिंगापुर के साथ इंडिया का DTAA है तो ये कंडीशन फुलफिल हो जाएगी। द एग्रीगेट पार्टिसिपेशन और इन्वेस्टमेंट इन द फंड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाय पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया should not be more than 5% of the corpus of the fund. Because we are saying that this is an offshore fund, कंडीशन ये है कि इसमें जो इंडियन रेजिडेंट हैं उनका पैसा नहीं होना चाहिए। अदरवाइज व्हाट कैन हैपन इज यू मे हैव इंडियन रेजिडेंट्स, दे कैन पुट अप अ फंड आउटसाइड इंडिया, ये ही इसको मैनेज करेंगे, तो इनमें से किसी एक पर्सन को लेट्स से इन्होंने फंड मैनेजर बना दिया और इसकी एग्जेम्पशन क्लेम करके ये कहेंगे कि ये इनकम इंडिया में टैक्सेबल नहीं है। इसलिए ये कंडीशन है कि इसका जो फंड है इसमें 5% का कॉर्पस तक तो ठीक है, 5% से ज़्यादा कॉर्पस जो है इंडियंस का नहीं हो सकता। द फंड एंड इट्स एक्टिविटीज आर सब्जेक्ट टू एप्लीकेबल इन्वेस्टर प्रोटेक्शन रेगुलेशंस
in the country or specified territory where it is established or incorporated or is a resident. एक तरह से ये हो गया कि इसके ऊपर रेगुलेटरी कंट्रोल होना चाहिए ताकि इसके जो इन्वेस्टर्स हैं उनका प्रोटेक्शन हो सके. Now when we talk about corpus, corpus का मतलब क्या है? Corpus means the total amount of fund raised for the purpose of investment by the eligible investment fund as on a particular date. जितना भी पैसा इन्होंने इन्वेस्टमेंट के लिए अलग अलग लोगों से रेज किया है उसको कॉर्पस बोलते हैं. द फंड हैज़ अ मिनिमम ऑफ 25 मेंबर्स हु आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली नॉट कनेक्टेड पर्सन. इसका क्राइटेरिया जो है, कनेक्टेड पर्सन की डेफिनेशन अभी हम देखेंगे. इसका क्राइटेरिया जो है, व्हाई डू वी वांट दैट दे शुड नॉट बी कनेक्टेड. ऐसा नहीं हो कि एक आदमी को फंड बनाना था अपना, इसी ने बहुत सारी अलग अलग कंपनीज बनाई और उसके थ्रू पैसा इकट्ठा करके एक फंड बना दिया. पर्पस यह है कि एक फंड जो है शुड इन ट्रू स्पिरिट बी अ फंड विच हैज़ इंडिपेंडेंट वाइडर पार्टिसिपेशन. एनी मेंबर ऑफ द फंड अलॉन्ग विद कनेक्टेड पर्सन्स shall not have any participation interest directly or indirectly in the fund above 10%. मतलब एक कोई पर्टिकुलर मेंबर या उसके ग्रुप के जो कनेक्टेड पर्सन्स हैं इनका टोटल इन्वेस्टमेंट फंड में 10% से ज़्यादा नहीं हो सकता. द एग्रीगेट पार्टिसिपेशन इंटरेस्ट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑफ 10 or less members along with their connected person in the fund shall be less than 50%. तो देखिए टोटल 25 मेंबर्स होते हैं, उनमें से वो कहने हैं कि एक आदमी जो है ये 10% से ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं कर सकता. राइट 10 लोग जो हैं ये कलेक्टिवली 50% से ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं कर सकते. राइट तो इन सब का पर्पस बेसिकली यही है कि एक तरह से वाइड फंड होना चाहिए. Condition 5, 6 and 7 shall not apply in case of investment fund set up by the government or central bank of foreign state or a sovereign fund or such other fund as may be notified by the government. अब अगर गवर्नमेंट कोई फंड सेटअप कर रही है तो ऑब्वियसली वो 25 गवर्नमेंट्स को इकट्ठा लेके नहीं कर सकती, तो ये इररेलेवेंट हो जाएगा. इसीलिए ये सब एक्सेप्शंस बनाए गए हैं कि अगर कोई गवर्नमेंट कर रही है या आरबीआई की तरह कोई सेंट्रल बैंक है किसी कंट्री का वो फंड बना रहा है, वहाँ ये कंडीशंस जो है 5, 6, 7 ये एप्लीकेबल नहीं होगी. द फंड शैल नॉट इन्वेस्ट मोर देन 20% ऑफ हिज कॉर्पस इन एनी एंटिटी. तो अगर फंड ने मान लीजिए $100 मिलियन कलेक्ट किए हैं तो वो $20 मिलियन से ज़्यादा किसी एंटिटी में इन्वेस्ट नहीं कर सकता. द फंड शैल नॉट मेक एनी इन्वेस्टमेंट इन इट्स एसोसिएट एंटिटी. And what is an associate entity? An entity in which a director or a trustee or a partner or a member or a fund manager of the investment fund or a director, trustee, partner or a member of the fund manager of such fund holds greater than 15% of its capital or interest either individually or collectively. अगर फंड की कोई एसोसिएट एंटिटी है, क्योंकि मान लीजिए कॉमन डायरेक्टर है या कॉमन ओनरशिप है उनकी 15% से ज़्यादा की, as we have discussed in this clause, उस एंटिटी में कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता ये फंड. द मंथली एवरेज कॉर्पस ऑफ द फंड शैल बी ₹100 crore और मोर. आइडिया ये है कि आप छोटे छोटे फंड्स को ये बेनिफिट नहीं देंगे, सिर्फ बड़े फंड्स को दे रहे हैं. फर्दर, इफ द फंड हैज़ बीन एस्टैब्लिश्ड और इनकॉर्पोरेटेड इन द प्रीवियस ईयर, द कॉर्पस ऑफ द फंड शैल बी 100 crore और मोर एट द एंड ऑफ सच प्रीवियस ईयर. जिस साल में आप इनकॉर्पोरेट हुए हो उस साल में 100 करोड़ उसके प्रीवियस ईयर के एंड में होना चाहिए. द कंडीशन एट पॉइंट नंबर 10 शैल नॉट अप्लाई टू अ फंड विच हैज़ बीन वाउंड अप इन द प्रीवियस ईयर. मतलब अगर आप मान लीजिए फाइनेंशियल ईयर 16-17 में वाउंड अप होते हो तो मंथली एवरेज कॉर्पस जो है वो 100 करोड़ से कम भी हो तो भी चलेगा, बिकॉज तब आप बेचने में लगे होंगे. अगर आप वाउंड अप कर रहे हो फंड, इसका मतलब है आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स बेच रहे हो तो ऑब्वियसली वो 100 से नीचे जीरो पे तो अल्टीमेटली किसी पॉइंट पे जाएंगी. देयरफॉर दिस कंडीशन इज मेंशन्ड. द फंड शैल नॉट कैरी ऑन और कंट्रोल एंड मैनेज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एनी बिजनेस इन इंडिया. ऑफशोर फंड है तो आइडियली उसके इन्वेस्टमेंट जो है वो सब इंडिया के बाहर होनी चाहिए. द फंड इज नीदर एंगेज इन एनी एक्टिविटी विच कंस्टिट्यूट्स अ बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया, nor has any person acting on its behalf
whose activity constitute a business connection in India. फंड का ना तो खुद का ना ही किसी और पर्सन का हु इज़ एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ द फंड बिजनेस कनेक्शन होना चाहिए. ऑब्वियसली जैसे हमने पहले कहा था, अदर देन द एक्टिविटीज अंडरटेकन बाय द एलिजिबल फंड मैनेजर ऑन इट्स बिहाफ. अगर एक एलिजिबल फंड मैनेजर काम कर रहा है वो इससे एक्सक्लूडेड है. द रेम्यूनरेशन पेड बाय द फंड टू द एलिजिबल फंड मैनेजर in respect of fund management activity undertaken by him on its behalf should be at arm's length price of the said activity. Now rule 10V, ये obviously आप ये नहीं कि किसी को इन्वेस्टमेंट नहीं करवाया बट एक तरह से इनडायरेक्टली उसको इंटरेस्ट दे दिया और वो इंटरेस्ट आप रेम्यूनरेशन के फॉर्म में पे कर रहे हो. The arm's length price of the remuneration paid to fund manager shall be computed as per the provisions of transfer pricing. The fund manager is required to keep and maintain TP documents and he is also required to furnish TP report in form 3CEJ. Right? Now, अभी हमने देखा कि एलिजिबल फंड क्या होता है. अब देखते हैं एलिजिबल फंड मैनेजर क्या होता है. The eligible fund manager in respect of an eligible investment fund means any person who is engaged in the activity of fund management and fulfills the following conditions. He should not be an employee of the eligible investment fund or a connected person of the fund. आप इंडिपेंडेंट मैनेजर हायर कर रहे हैं, एम्प्लॉय नहीं. एम्प्लॉय चाहे आप फंड के हो या किसी कनेक्टेड पर्सन के हो. He should be registered as a fund manager or as an investment advisor in accordance with the SEBI regulations. He should be acting in the ordinary course of his business as a fund manager. He, along with connected person, shall not be entitled directly or indirectly to more than 20% of the profits accruing or arising to the eligible investment fund from the transaction carried out by the fund through the fund manager. जो भी उसका प्रॉफिट हुआ फंड का इस फंड मैनेजर की एक्टिविटी की वजह से उसका 20% मैक्सिमम उसको मिल सकता है. कनेक्टेड पर्सन मीन्स ये एक तरह से वो जो डेफिनेशन आपकी सेक्शन 40A2B में होती है उसी की तरह है. एनी पर्सन हु इज़ कनेक्टेड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टू एनी अदर पर्सन एंड इंक्लूड्स एनी रिलेटिव ऑफ द पर्सन इफ अ पर्सन इज एन इंडिविजुअल, एनी डायरेक्टर ऑफ द कंपनी और एनी रिलेटिव ऑफ सच डायरेक्टर इफ द पर्सन इज अ कंपनी. अगर इंडिविजुअल है उसका कोई रिलेटिव, अगर कंपनी है उसका कोई भी डायरेक्टर या डायरेक्टर का रिलेटिव, एनी पार्टनर और मेंबर ऑफ अ फर्म और एओपी और बीओआई और एनी रिलेटिव ऑफ सच पार्टनर और मेंबर इफ द पर्सन इज अ फर्म और एओपी और बीओआई. अगर इन तीनों में से आप कोई भी हैं तो आपका पार्टनर या मेंबर या फिर कोई रिलेटिव इस पार्टनर या मेंबर का. एनी मेंबर ऑफ एचयूएफ or any relative of such member if the person is a HUF. Any individual who has substantial interest in the business of the person or any relative of such individual. अगर किसी person के पास बिजनेस में सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है, जो इंडिविजुअल है वो या उसका रिलेटिव, एनी कंपनी फर्म और एओपी और बीओआई whether incorporated or not or a HUF having substantial interest in the business of a person or any director, partner or member of the company, firm or AOP or BOI or family or any relative of such director, partner or member. इसमें क्या है, मान लीजिए कोई बिजनेस है. इस प्रोविजन को मैं आपको क्लियर कर देता हूँ. अब इस बिजनेस में अगर सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है किसका, कंपनी का, फर्म का, AOP का या BOI का, राइट. या इन कंपनी में कोई डायरेक्टर है, इस फर्म में कोई पार्टनर या मेंबर है या एओपी और बीओआई का मेंबर है, या फिर इन तीनों में से किसी का भी कोई रिलेटिव. ये सब कवर हो जाएंगे इस क्लॉज में. तो जो ओनर है वो जिसका सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है उसका डायरेक्टर या पार्टनर या मेंबर और इनका कोई रिलेटिव, ये सब कवर हो जाएंगे. तो ये तीनों कवर हो जाएंगे, कोई भी रिलेटिव कवर हो जाएगा और ये कंपनी, ये तीनों कवर होंगे इस पर्टिकुलर क्लॉज में. अ कंपनी
firm or AOP or BOI, whether incorporated or not, or HUF, whose director, partner, member has a substantial interest in the business of the person or family or any relative of such director, partner or member. तो कोई भी ऐसी कंपनी जिसका डायरेक्टर, पार्टनर या मेंबर उस मान लीजिए इन तीनों का किसी बिजनेस में सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है, तो ये कंपनी, फर्म, एओपी या ये जो है ये सब इसके कनेक्टेड पर्सन हो जाएंगे, राइट। और फैमिली और एनी रिलेटिव ऑफ सच डायरेक्टर, पार्टनर और मेंबर, इनके कोई भी रिलेटिव या फैमिली, इन तीनों का वो भी कवर हो जाएगा। Any other person who carries on a business if the person being an individual or any relative of such person has substantial interest in the business of that person. तो मान लीजिए कोई एक बिजनेस है, someone is carrying on a business, right? कोई भी ऐसा पर्सन जिसका इस बिजनेस में जो इंडिविजुअल है या इसका रिलेटिव जिसका इस बिजनेस में सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है, the person being a company, firm, AOP, BOI, whether incorporated or not, or HUF, or any director, partner or member of such company, firm or AOP or BOI, or any relative of such director, partner or member has substantial interest in the business of that person. Clear? Annual statement by eligible investment fund. Every eligible investment fund shall furnish annual statement in Form 3CEK to the prescribed income tax authority in respect of its activity in a financial year. हर फाइनेंशियल ईयर में जो भी एक्टिविटी इस फंड की हुई है उसकी एक स्टेटमेंट आपको एनुअल फाइल करनी होगी फॉर्म नंबर 3CEK में. ड्यू डेट फॉर फर्निशिंग ऑफ एनुअल स्टेटमेंट, इट शैल बी फर्निश्ड विद इन 90 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर. यानी अगर मान लीजिए मार्च 31 फाइनेंशियल ईयर एंड होता है तो इसके विद इन 90 डेज यू हैव टू फाइल इट. द एनुअल स्टेटमेंट इन फॉर्म 3CEK shall be furnished electronically under digital signature. That's very clear. And what is the information that has to go into the annual statement? The form number 3CEK should contain information relating to fulfillment of conditions and such other prescribed information or documents as may be prescribed. Non-applicability of section 9A. Now, अगर मान लीजिए एक फंड है, इसका फंड मैनेजर इंडिया में है, इसकी ओवरसीज इन्वेस्टमेंट है. Let's now see. Section 9A shall not apply to exclude any income from the total income of the eligible investment fund which would have been so included, irrespective of whether the activity of the eligible fund manager constituted the business connection in India of such fund or not. अगर ये फंड मैनेजर मान लीजिए होता ही नहीं, अब इस फंड की कोई भी ऐसी एक्टिविटी है जो अदरवाइज इंडिया में टैक्सेबल थी, सिर्फ इसलिए कि यहाँ पे एक एग्जेम्पशन दिए हमने आपको इस ओवरसीज फंड मैनेजमेंट के लिए, डजंट मीन कि अगर यहाँ पे आपने इंडिया में कोई और इनकम थी जो आपकी टैक्सेबल थी, इसको हम एग्जेम्प्ट कर देंगे. नो, दिस विल नॉट बी एग्जेम्प्ट, दिस विल कंटिन्यू टू बी टैक्सेबल. फर्दर, सेक्शन 9A shall not have effect on the scope of total income or determination of total income in case of the eligible fund manager. जब आप एलिजिबल फंड मैनेजर की इनकम कैलकुलेट करेंगे, इसमें जो रूल पहले लगते थे टैक्सेबिलिटी के वो सब लगेंगे. अगर ये रेजिडेंट है, इसकी ग्लोबल इनकम इंडिया में टैक्सेबल होगी. एग्जेम्पशन फंड को है, फंड मैनेजर को नहीं.